एक और जो तूफ़ान बरपा हुआ है वो आप समेटेंगे कि वो प्याली में है या वाकई उसकी वजह से पाकिस्तान की सिचुएशन मज़ीद तलखी का शिकार हो सकती है, क्योंकि हम एक तरफ IMF से कुछ अरब डॉलर्स मांग रहे हैं और दूसरी तरफ दुबई में दुबई अनलॉक्ड के नाम से जो फाइल सामने आई हैं वो बता रही हैं कि हमारे पास तो माशाल्लाह अंबार लगे हैं दौलत के, पैसे के, लेकिन जिन लोगों के नाम आए हैं वो पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात है और आप उनके देख सकते हैं कि ज़्यादा नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम है, ऊपर हम भी हुए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सब डिक्लेयर्ड है जो भी आज इल्ज़ाम लग रहे हैं। 10 साल पहले की जो इनकम थी वो तब मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, तो इस तरह जाहिर किया जा रहा है जैसे मैंने कोई गुनाह किया। अब इसमें फैसल वावडा साहब भी हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, बहुत से रिटायर्ड जर्नैल हैं, उन किसी ने अहलिया के नाम पर, किसी ने बेटी के नाम पर जायदादें बनाई हुई हैं, मलिक रियाज साहब हैं, शौकत अजीज़ साहब हैं और राव अनवार साहब ने भी वहाँ पर जायदाद बना रखी है। जी जी बिल्कुल, SSP थे, जरदारी साहब ने उन्हें बड़े प्यार से रखा हुआ था। अच्छा, जो जरदारी साहब या उनके बिलावल भुट्टो साहब, बख्तावर और आसिफा भुट्टो साहिबा की जो जायदादें आई हैं वो उसी अरसे में बनाई गई हैं जिस अरसे में ओमनी ग्रुप के हवाले से इन पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। अब क्वेश्चन ये है जो हर एक के जहन में है कि इनकी टाइमिंग वाकई अहम है जो फैसल वावडा साहब रिलेट कर रहे हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है पाकिस्तान की तारीख? चलें पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। फैसल वावडा साहब जैसे लोगों ने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है और उसके अंदर इसलिए रिलीज़ किया गया है ताकि इस वक्त की जो पाकिस्तान में जो सिस्टम बना हुआ है जिसमें एस्टैब्लिशमेंट रूल कर रही है उसको अंडरमाइन किया जाए, पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए और पाकिस्तान को तोड़ फोड़ की जाए। उनका तो इशारा इस तरफ है जी, क्योंकि अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो वो एक सियासी जमात के खिलाफ तो हो नहीं सकती। ठीक, और इस वक्त वो सिचुएशन है जबकि हमें IMF के पैसे भी चाहिए, सऊदी पैसे भी चाहिए अपने आप को डूबने से बचाने के लिए। तो फैसल वावडा साहब ने तो ये खाता खोल दिया कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। अच्छा, अब ये इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की बात पनामा में भी हुई थी और उसमें नवाज शरीफ साहब टारगेट हो गए थे। ये नहीं था कि वो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी थी कि नवाज शरीफ को टारगेट करने के लिए, वो तो एक इंडिपेंडेंट ग्रुप ने कुछ डेटा रिलीज़ किया, उसमें मियाँ साहब का आ गया और उस वक्त वो टारगेट हो गए लोकली। अब ये भी इसी किस्म की चीज़ यहाँ हुई है, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी नहीं है। ये अब दुनिया में पूरे FATF की वजह से मुल्क जो हैं वो ख्याल कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग उसके FATF बड़ी ख़तरनाक एक इदारा बना है टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग, बिकॉज उसका टेररिज्म के साथ पहले ताल्लुक़ निकाला गया। तो अब इसीलिए हर मुल्क के ऊपर ये प्रेशर है, इंक्लूडिंग UAE कि हमारे ऊपर अभी होके गया है। अब बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से निकले हैं, वहाँ भी धमकी है कि आप अपने कानून को ठीक करें और जो पैसा यहाँ आ रहा है उसकी पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है। ठीक, अच्छा, तो इसलिए वो भी टाइट कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ ये जो लीक हुई है उसके बाद बाय द वे UAE का बयान भी आया, स्टेटमेंट भी आया कि हम तो पूरे FATF कंप्लायंट हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी, यहाँ कोई हम छुपाना नहीं चाहते, कोई नहीं ये करना चाहते वगैरह वगैरह। तो पुराना ज़माना था कि वो बिल्कुल छुपा के बैठे हुए थे बिकॉज वो चाहते थे कि इस किस्म का पैसा आए वहाँ और आके इन्वेस्ट हो। अब वो नहीं चाहते बिकॉज वहाँ बहुत पैसा आ चुका है, वो सेट हो गए हैं, अब FATF को कंप्लायंस में जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो लीक हुई है ये इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह पे, मगर मेरा ख्याल है इतनी बड़ा लीक जो है ना इन अ कंट्री लाइक दुबई कुछ तो कुछ उसके पीछे कुछ अग्रीमेंट भी होगी कि रिलीज़ करें। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो तो फैसल वावडा साहब की कंस्पिरेसी थ्योरी तो मैं नहीं बाय करता। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इसके 2-3 इश्यूज़ बन गए हैं। एक इशू तो ये है कि जिन लोगों के नाम आए हैं और मीडिया का जो अप्रोच है टू दिस, पनामा के ऊपर भी यही अप्रोच थी, इसके ऊपर भी वही अप्रोच है और ये मीडिया की अप्रोच है, इंडिपेंडेंट मीडिया की अप्रोच है। इंडिपेंडेंट मीडिया इज़ रन बाय मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपल। उनमें से जो रिपोर्टर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, दे आर ऑल मिडिल क्लास पीपल, प्रोफेशनल्स। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ फॉलो हो रही है ना, लोग पिस रहे हैं और सैलरी क्लास सबसे ज़्यादा पिस रही है। फिर ये जो गवर्नमेंट जिस किस्म के कानून ला रही है सोशल मीडिया के ऊपर ज़ुबान बंद करने के लिए, ये भी एंटी मीडिया है। मैं समझता हूँ मीडिया इज़ नाउ बिकमिंग वेरी एंटी एस्टैब्लिशमेंट और मीडिया इज़ बिकमिंग वेरी एंटी रिच। अब छोटी सी बात, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ अभी डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल। वहाँ उन्होंने कहा जी कि
ये जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से ये इनकी रिहाइश है, आना है, जाना है, खाना है, पीना है, टॉर है, हाँ। एक तरफ तो पैसे ऐसे खर्च होते हैं और दूसरी तरफ हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, आटे की कीमतें यहाँ चलेगी, बिजली की कीमतें यहाँ चलेगी, हाँ। और ये हमारे लिए कोई कंसेशन देने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो है ना अमीर तबका और स्पेशल बहुत अमीर तबका, ये फोकस में आ गया है, सियासी जमातों के फोकस के आ गया है और ये मीडिया के फोकस में भी है। तो जब भी किसी अमीर के खिलाफ कोई एलिगेशन लगती है तो मीडिया उसको उछालता है। अच्छा, अब यही मैं समझता हूँ जो आज भी जो हो रहा है, क्योंकि ये अब हमने एक दफ़ा नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा ऐसी लिस्टें निकली हैं। मुझे याद है कि 1996 में, मैं आपको याद दिलाता हूँ, अच्छा, 1996 में एक लिस्ट निकाल से स्टेट बैंक गवर्नर्स ने एक लिस्ट रिलीज़ की थी। उस वक्त मोहम्मद याकूब साहब थे स्टेट बैंक के गवर्नर। तो उस वक्त की अबूरी हुकूमत ने उनसे ये कहा कि हमें जो लोन डिफ़ॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट दें। अच्छा। तो 3000 लोन डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट आ गई, जिसके अंदर बड़े बड़े लोग थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी कंपनीज थी और पीपल्स पार्टी वाले भी थे, दुनिया जान के सियासतदान आ गए उसके अंदर। ठीक, बड़ा शोर पड़ा। अच्छा, ठीक है, मगर वो करते क्या, लोन डिफ़ॉल्ट था, वो बैंक्स का इशू था और बैंकों ने फिर अपना जो पैसे ले सकते थे लिए, नहीं ले सकते नहीं लिए। उस वक्त भी बड़ा शोर पड़ा, बट नथिंग केम ऑफ इट। मिफ्ता इस्माइल साहब के ज़माने में भी ये इस किस्म की कि जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं अभी डिक्लेयर करें और उसके ऊपर टैक्स दें, नहीं तो आपको अभी ऐसे एमनेस्टी, कितनी एमनेस्टी स्कीम्स आई हैं। हाँ। और हर एमनेस्टी स्कीम के बाद एक और आ जाती है, फिर एक और आ जाती है, फिर ये इस किस्म की चीज़ें आती हैं। तो सवाल ये है, दो सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं। एक ये कि ये क्या ये कुछ जो हो रहा है ये इलीगल है, हाँ, ये वाला सवाल, और दूसरा सवाल उसको हम थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं। हाँ, सस्पेंस यहीं पे रखते हैं। हाँ, नहीं, हम ब्रेक का कहा जा रहा है। ये दो सवाल अगले सेशन में। हाँ, और दूसरा सवाल क्या है वो भी सेठ साहब से ब्रेक के बाद जानेंगे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। बड़ी टेंशन वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं दुबई अनलॉक, जो फाइल सामने आई हैं इसमें डाटा इंडियंस का भी है, रशियंस का भी है, लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए तो पाकिस्तानीज है इम्पोर्टेंट। और जो नाम आए हैं वो सब एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, सभी के सामने डिटेल्स ये आ रही हैं कि भाई हमने डिक्लेयर किया हुआ है और सब सोर्सेज जो हैं सबके सामने हैं, हमने बताया, कुछ छुपाया नहीं है, टैक्स एवेजन नहीं है ये वो। लेकिन जो नकाद है, तनकीद करने वाले, वो ये समझते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान IMF से भीख मांग रहा है, तो दूसरी तरफ इतनी बड़े पैमाने पर दौलत जो है वो बैरून मुल्क किस तरह से खपाई गई, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो नाम सामने लिस्ट में है, इस रिपोर्ट में है, क्या ये सब चोर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी नहीं बात। जिन लोगों के नाम आए हैं, मैंने कहा ना 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जिन लोगों ने ये जिनके नाम आए हैं वो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लग सकता है जिन्होंने डिक्लेरेशन नहीं की हुई, जिन्होंने FBR के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ जहाँ भी हैं, दुबई में है या लंदन में है या UK में है या USA में है, सऊदी, जहाँ भी हैं, उन्होंने अगर डिक्लेयर कर दिए हैं तो डिक्लेरेशन के साथ एक चीज़ ऑब्वियस ऑटोमेटिक हो जाती है कि पैसे जो डिक्लेयर किए हैं, हमने इतने पैसे बाहर रखे हुए हैं इस प्रॉपर्टी में, तो इसका ये मतलब है हम दिखाने के लिए तैयार हैं कि पैसा टैक्स पैसा था जिसपे टैक्स हमने दिया हुआ है, वो हमने लीगल तरीके के साथ बाहर लेके गए हैं, उसकी मनी ट्रेल भी दे सकते हैं। अच्छा। और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर आपने किसी 10 रुपए के ऊपर टैक्स दिया हुआ है तो वो 10 रुपए आप बाहर ले जा सकते हैं, ये कानून आपको इजाज़त देता है। और बाहर कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया आपने। अच्छा, उसके बाद फिर अगला कानून आता है कि जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की, क्या आपकी रिहाइश वहाँ है या रिहाइश पाकिस्तान में है। अगर रिहाइश पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान टैक्स अथॉरिटीज़ कहती हैं कि टैक्स यहाँ दें उसके ऊपर जो इनकम आ रही है। ठीक है। फिर ये होता है कि आप छुपा लेते हैं इनकम, फिर इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ लेते हैं। अच्छा जी, आपने डिक्लेयर किया, आपके पास 2 फ्लैट्स हैं वहाँ, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया ये वैल्यू है, ठीक है, आपके पास पैसे थे यहाँ जिस पे आपने टैक्स दिया हुआ था, तो आप ये ले गए बाहर, नो प्रॉब्लम, मनी ट्रेल भी दिखा दिया आपने, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया तो मतलब है मनी ट्रेल शेल सब होगी। उसके बाद ये है कि जी वहाँ कोई इसकी आमदन है, वो भी दिखाई है आपने कि नहीं दिखाई। कुछ लोग कहेंगे नहीं जी हम तो रिहाइश हमारी है ही नहीं, हमने तो इकामा लिया हुआ है या हमने रेजिडेंसी पाकिस्तान से बाहर ली हुई है, 6 महीने पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हम रेजिडेंसी बाहर के हैं। जब रेजिडेंस बाहर के हैं तो फिर जिस मुल्क में आप रहते हैं या जहां आप रेजिडेंसी शो करते हैं वहाँ की हुकूमत आपसे टैक्स ले सकती है आपकी आमदन के ऊपर, पाकिस्तान नहीं ले सकता। तो इस किस्म के टैक्सेशन इश्यूज बनते हैं। मगर
तो चोरी अगर किसी ने की है तो वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा। अगर डिक्लेयर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि वो कुछ और चीज़ छुपा लेगा। तो जब वो छुपाएगा तो FBI जो है वो उसे कहेगा इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। जब वो जवाब नहीं सही देगा तो FBI उसके ऊपर पेनल्टी ला के टैक्स लगा देगा। इससे ज़्यादा कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दैट्स इट। ओके। तो अब ये है कि इतनी लंबी चौड़ी जो लिस्ट निकली है इसमें से हो सकता है आधे से ज़्यादा ने डिक्लेयर की हो, और मैं समझता हूँ जो बड़े लोग हैं ना उन्होंने डिक्लेयर कर ही दी है, कैसे भी है, बिकॉज उनको पता है कि कब जब निकलेगी तो ये अगर पकड़े गए कि हमने डिक्लेयर नहीं की थी और ये होगा तो फिर बड़े मसले बन जाएंगे। तो डिक्लेयर उन्होंने की होगी। मगर ये है, तो ये तो पहला सवाल हो गया कि डिक्लेरेशन की भी है अगर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो कानून के मुताबिक है, और जहाँ भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो भी इजाज़त देता है। अलबत्ता उसके ऊपर जो इनकम आ रही है क्या वो भी आपने डिक्लेयर की है नहीं की, वो एक अलग इशू बन जाता है। तो रियल क्वेश्चन इज कि ये नहीं कि कैसे ले गए बाहर, ये सवाल नहीं है। वो जो जैसे ले गए मनी ट्रेड मिल जाती है। ठीक है। आजकल सूरत हाल ऐसी है कि आप हवाला के ज़रिए लंबे चौड़े अमाउंट्स नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, तो और कोई रास्ते ढूंढने पड़ते हैं जो लीगल हों। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब ये आप डिक्लेयर करते हैं तो FBI पूछ सकता है आपसे, मीन्स तो इस्टेब्लिश हो गए ना कि पैसे हैं। हाँ। पैसे हैं, पैसे आपने कमाए हैं, आपने दिखाया है, उसके टैक्स दे दिया। सवाल ये नहीं है कि मनी ट्रेल है या नहीं है, कैसे ले गए आप बाहर, या ये एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का केस है। सवाल ये नहीं है। फिर क्या है? सवाल ये है कि क्यों ले गए आप। हाँ, पाकिस्तान में आपने क्यों नहीं खपाए? हाँ, जैसे पनामा में हुआ था। हाँ, तो इसमें भी वही केस है। तो सवाल ये है कि 12 अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं किए। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको यहाँ, आप 22 आप बैंक में डाल दें, इससे ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दुनिया में कहीं नहीं है। तो आपने पाकिस्तान में बैंकों में क्यों नहीं रखे हुए, पाकिस्तान में आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीदी हुई, पाकिस्तान में आपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई, पाकिस्तान में आपने IT में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, पाकिस्तान में आपने ज़मीन में एग्रीकल्चरल लैंड में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं पाकिस्तान में कर रहे। आप पाकिस्तान दुनिया भर घूम रहा है, आओ आओ इन्वेस्ट करो पाकिस्तान, और आप उठ के लीगली आप उठ के कहीं और चले जाते हैं इन्वेस्टमेंट। हालांकि आप उनको कह रहे हैं इधर आके इन्वेस्ट करें। तो सवाल ये है क्यों, इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। हम लोग हमेशा फोकस मिस कर देते हैं, और मैं आपको बताऊं इसका जवाब बहुत सिंपल है। वो इसलिए क्योंकि इस मुल्क में इतनी इनसिक्योरिटी है, इतनी पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी है, इतनी डिस्टेबलाइजेशन है कि हर बंदा खौफजदा है कि आज पॉलिसी ये है, कल को पॉलिसी होगी। आज लॉकर सीज कर लेंगे, आज लॉकर्स नहीं सीज करेंगे। आज एक्सचेंज रेट जो है इधर चला जाएगा, हमारी नुकसान हो जाएगा। हम अगर डॉलर्स में रखें तो बाहर रखें जहाँ सेफ है। हर बंदा अपनी एसेट्स को, अपनी इनकम को, अपने असासों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसीलिए फॉरेनर्स आके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट 2.5 साल से ज़्यादा गुजारती नहीं है। हर रोज़ साजिश हो रही होती है, कोई अब पुशबैक इधर पुशबैक उधर, कोई जजमेंट्स ऐसी आ जाती हैं कि हर बंदा हिल जाता है। बिल्कुल। ऐसे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं आएगी, आपके लोग नहीं इन्वेस्ट करेंगे। और यही यहाँ का हाल है कि हमारे लोग जो कि मेन बड़े बड़े हमारे फैमिलीज जो थी, जो 1960s में जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई है, अब वो उस किस्म की इंडस्ट्री लगा ही नहीं रहे। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में जा रहे हैं, क्योंकि बाहर के लोग हैं जो जिनके पास पैसा है, पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स, वो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, जो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वर्किंग क्लास फैमिलीज़ हैं। वो अब तो ये डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ और ये सारी ये इसलिए चल रही हैं, और बैरियर टाउन चल रहा है, बस बाहर से पैसा आ रहा है और लोग जो है अपनी घर बना रहे हैं। मगर इन्वेस्टमेंट, घर जो है वो इन्वेस्टमेंट है एक इंसान के लिए, मुल्क के लिए नहीं है। वो उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकलती जिसके साथ मईशत ग्रो करती है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम यहाँ पाकिस्तानी यहाँ पाकिस्तान के अंदर नहीं यकीन रखते कि ये सेफ़ जगह है अपने पैसा रखने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पैसा बनाया और निकाल के ले गए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक साल क्या 6 महीने के अंदर अंदर डॉलर की जो कीमत है, ये रुपया जो है वो आधा रह गया वैल्यू में डॉलर का। ऐसे ही है ना। तो जिन लोगों ने पैसा बाहर लिया है, अगर मेरे पास $100 थे और पिछले साल मैंने $100 बाहर भेज देता तो मुझे 180-190 रुपये मिल रहे थे, अब मुझे 380 रुपये मिल रहे हैं। तो देखिए ना, तो मैं ऐसे ही सोचूंगा ना, मैं तो ये नहीं सोचूंगा कि जी मुल्क के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है। हम हर बंदा अपनी प्रोटेक्शन के लिए करता है। तो इसलिए माहौल ठीक करना हमारे हुक्मरान तबके का मेन चैलेंज ये है कि वो इस मुल्क में यकीन करें
इस मुल्क को तरक्की दें, इस मुल्क में सर्टेनिटी लाएं, सिक्योरिटी लाएं, सेफ्टी लाएं। आवाम और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के रिश्ते जो हैं वो एक एतमाद और ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड हों। ये नहीं जिस किस्म की इस वक्त अनसर्टेनिटी है और जो बेएतमादी चल रही है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसलिए ये पैसा बाहर जाता है। मुझे लड़ाई झगड़े की तरफ भी जाना है, उस कज़िये का भी तज़किरा करना है, लेकिन उससे पहले अगर आप इस बहस को समेट दें ये बताते हुए कि अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है तो क्या होगा, कौन करेगा इन्वेस्टिगेशन? देखिए, अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने, मीडिया ने उनसे पूछा और उन्होंने बड़ा दुखी किस्म का जवाब दिया। शर्जील ने भी कोई जवाब दिया कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया था। मगर मोहसिन नकवी साहब ने भी बात की है, दिलबर्दाश्ता से दिखाई दी है मोहसिन नकवी साहब। तो वो जाहिर है बुरा लगा है, वो कह रहे हैं कि करप्शन, ऐसा शो किया जा रहा है कि करप्शन की। जाहिर है ना कि मीडिया तो यही करेगा, नहीं अमीर किस तरह हो गए तुम, और उनके ऊपर और भी कुछ चीज़ें अब मीडिया चला रहा है, वीलॉगर्स कर रहे हैं इस बात।